साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका पहला पार्ट हमने कल अपलोड किया था, आज इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में संपन्न FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 कहाँ खेला गया था? ठीक है, देखिए नीदरलैंड्स, स्पेन, जर्मनी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो विश्व कप है महिला हॉकी विश्व कप 2022, तो ये महिला हॉकी विश्व कप नीदरलैंड्स और स्पेन में खेला गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, महिला हॉकी विश्व कप 2022, ठीक है, FIH नीदरलैंड्स और स्पेन में खेला गया था। FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही। भारतीय टीम ने 13 जुलाई को खेले गए मैच में जापान को 3-1 से पराजित कर इस विश्व कप में 9वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है I2U2। ठीक है, देखिए I2U2 अंतर्राष्ट्रीय समूह का शिखर बैठक हाल ही में आयोजित किया गया था। इस समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों I2U2 इसका मतलब है, I2 का मतलब है देखिए इंडिया इजराइल, ठीक है, और U2 का मतलब है UAE एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका शामिल है, इजराइल शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ठीक है, अब जो शामिल नहीं है वो क्या है? यूरोपियन यूनियन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए I2U2 एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें भारत इजराइल यानी इंडिया इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात UAE और अमेरिका सदस्य देश हैं। ठीक है, I2 का तात्पर्य क्या है? भारत इजराइल, जबकि U2 का तात्पर्य क्या है? UAE और अमेरिका। ठीक है, I2U2 गठित करने का विचार 18 अक्टूबर 2021 को इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सामने आया था। ठीक है, तब से इसे I2 और U2 कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संपन्न भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और अमेरिका के समूह देश मतलब समूह I2U2 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए या कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये हम जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सम्मेलन में मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ये ठीक है। UAE ने भारत में एकीकृत फूड पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, ये भी सही है। यह भारत, इजराइल, UAE और यूरोपियन यूनियन समूह का पहला शिखर सम्मेलन था। देखिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का नहीं है बल्कि किसका है? USA का है। ठीक है, ऊपर भी ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, और अमेरिका का समूह। ठीक, तो ये इस तरह से तीसरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? देखिए आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 सत्य हैं, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखिए ये हमने अभी भी देखा। देखिए भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। सम्मेलन में मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान दिया गया। ठीक है, UAE ने भारत में एकीकृत फूड पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब के निवेश की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसमें क्या शामिल नहीं है? देखिए यूरोपियन यूनियन ये शामिल इसमें नहीं है, तो ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है
ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए कजाकिस्तान, माफ कीजिए किसी और प्रश्न का स्पष्टीकरण है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ है, देखिए मनामा बहरीन, ठीक है, में हाल ही में संपन्न एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए थे? ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, कितना स्वर्ण, ये इतना, ये इस तरह से यहाँ थोड़ा छूट गया है, यहाँ गोल्ड मेडल की बात कर रहा है, कितना गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रतियोगिता में भारत ने 4 गोल्ड प्राप्त किए थे। ठीक है, 4 गोल्ड और 4 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, ठीक है, रजत पदक, और इसके साथ सॉरी 9 रजत पदक थे। ठीक है, 9 रजत, ठीक है, और 9 कांस्य, ठीक है, 9 कांस्य पदक, ठीक है, कुल 22 पदक प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए 4। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप जो है, इसमें 4 स्वर्ण पदक सहित 22 पदक जीते। ठीक है, इस चैंपियनशिप में भारत ने 9 रजत पदक, 9 कांस्य पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ये 4 + 9 + 9, ठीक है, टोटल 22 पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, यह प्रतियोगिता बहरीन के मनामा में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह है वो प्रश्न, विंबलडन 2022 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीतने वाली एलेना रयबाकिना किस देश की हैं? ठीक है, तो ये हैं कजाकिस्तान की। ठीक है, ये कजाकिस्तान देश की हैं। देखिए साथियों क्या है कि कजाकिस्तान की एलेना रयबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जबेउर को हराकर महिला एकल का खिताब जीता था। यह कजाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। जबेउर ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में इस मुकाम तक पहुंचने वाली अरब दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विंबलडन 2022 टेनिस प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, देखिए सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम के मामले में शीर्ष 3 स्थान पर क्रमशः नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर हैं। ठीक है, दूसरा है पुरुष एकल खिताब के उपविजेता ऑस्ट्रेलिया से हैं। तीसरा है इस बार कोई भी भारतीय खिलाड़ी किसी स्पर्धा के फाइनल में नहीं पहुंची थी। ठीक है, देखिए अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम के मामले में शीर्ष 3 स्थान पर, देखिए पहले स्थान पर है राफेल नडाल। ठीक है, ठीक है, दूसरे स्थान पर हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, और रोजर फेडरर तीसरे स्थान पर हैं। अब देखिए राफेल नडाल ने कुल 22 खिताब जीते हैं। ठीक है, और नोवाक जोकोविच ने जो है कितने 21 खिताब जीते हैं। इस बार के विजेता यही हैं। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया है फाइनल में। ठीक है, और रोजर फेडरर तीसरे स्थान पर हैं, इनके नाम 20 खिताब हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक, पुरुष एकल खिताब के उपविजेता ऑस्ट्रेलिया से, ये ठीक है, इन्होंने नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया है। इस बार कोई भी भारतीय खिलाड़ी इस स्पर्धा के फाइनल में नहीं पहुंचा है, तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल खिताब जीतकर फाइनल मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस को हराया था। ठीक है, यह जोकोविच का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, अब वे राफेल नडाल के रिकॉर्ड से बस 1 खिताब पीछे हैं। ठीक है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम के मामले में राफेल नडाल कुल 22 खिताब पहले स्थान पर हैं। ठीक है, और रोजर फेडरर जिनके नाम कुल 20 खिताब हैं वो तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो हमने अभी भी क्या बात की, राफेल नडाल ने कुल 20 खिताब जीते हैं। ठीक है, राफेल नडाल, इनके नाम कितने हैं, 22। ठीक, और नोवाक जोकोविच के नाम क्या है, नोवाक डी जोकोविच लिखते हैं वो। ठीक है, नोवाक डी जोकोविच।
ठीक है, तो उनके नाम क्या आएगा, इनके नाम 21 हैं। ठीक है, और रोजर फेडरर के नाम कुल 20 खिताब हैं। ठीक है, तो ये हमें सीरियल याद करना चाहिए क्योंकि प्रश्न में कभी कभी ऐसा भी पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों ने कृषि उत्पादों के निर्यात में 85% की बढ़ोतरी दर्ज की है। निम्नलिखित में से किस देश को सर्वाधिक निर्यात किया गया था? ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा निर्यात भारत ने बांग्लादेश को किया है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए क्या है, देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र ने पिछले 6 वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में 85% की बढ़ोतरी दर्ज की है। ठीक है, 2016-17 में यह निर्यात 25.20 लाख डॉलर था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 1.70 करोड़ डॉलर पहुंच गया। ठीक है, इस दौरान कृषि उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात बांग्लादेश, भूटान, मध्य पूर्व देशों, ब्रिटेन और यूरोप में किया गया था। ठीक है, तो सर्वाधिक निर्यात हमने किसको किया है? बांग्लादेश को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग की आर्थिक और सामाजिक मामलों की इकाई ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, देखिए यह ध्यान रखने की बात है, विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग की आर्थिक और सामाजिक मामलों की इकाई ने। ठीक है, तो इनमें से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भारत का 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश होने का अनुमान है। 2022 के अंत तक दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि 2022 में लगभग 10% वैश्विक आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु की है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। भारत जो है चीन से आगे निकल जाएगा, 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अनुमान सही है। 2022 के अंत में दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक हो जाएगी, ये भी अनुमान सही है। और 2022 में लगभग 10% वैश्विक आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की है, ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, ये तीनों ही सत्य हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। ठीक है, दुनिया की आबादी नवंबर 2022 के मध्य तक 8 अरब तक होने या पहुंचने का अनुमान है। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की वैश्विक आबादी का हिस्सा वर्ष 2022 के 10% से बढ़कर वर्ष 2050 में 16% तक होने का अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की है। आरबीआई के इस अतिरिक्त व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? भारतीय मुद्रा आईएनआर में आयात का भुगतान, मुद्रा स्फीति में कमी लाना, व्यापार घाटे में कमी लाना या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आरबीआई ने ये जो रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की है, इससे जो है भारतीय मुद्रा में आयात का भुगतान, निर्यात है ना, ये आयात और निर्यात के भुगतान का जो मामला है इसको देखना है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की है। आरबीआई ने यह अतिरिक्त व्यवस्था भारतीय मुद्रा आईएनआर, ठीक है, इंडियन नेशनल रुपीज में निर्यात और आयात के चालन, भुगतान तथा अदायगी के लिए प्रारंभ की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन की छत पर निम्नलिखित में से किस छवि आकृति का अनावरण किया है? देखिए, भारत माता, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी या फिर स्वास्तिक चिन्ह। तो देखिए
पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर जो है क्या बना हुआ है, देखिए अशोक स्तंभ बना हुआ है, उसका अनावरण किया था। ठीक है, दिल्ली में नया संसद भवन बनाया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। देश की नई संसद का निर्माण टाटा द्वारा किया जा रहा है। शौर्य और साहस का यह प्रतीक चिन्ह कांसे से बना है। इसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। ठीक है, 6.5 मीटर्स। चलिए अगला देखते हैं। देखिए विमान वाहक पोत विक्रांत का समुद्री परीक्षण हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस पोत का डिजाइन किस देश ने किया है? देखिए भारत, रूस, फ्रांस, अमेरिका। अब देखिए दोस्तों, पहले जो विक्रांत हमने INS विक्रांत हमारे पास था जो, ठीक है, INS विक्रांत, ठीक है, तो उसकी बात अगर हम करें, देखिए दोस्तों इस विक्रांत INS की अगर हम विक्रांत करें पहले वाले की, तो उसका डिजाइन हमने किससे लिया था? देखिए रूस, ठीक है, उसका डिजाइन रूस ने किया था। लेकिन अब जो इसकी बात जो हम इस प्रश्न में यहाँ कर रहे हैं, उसकी बात अगर हम करें तो उसका डिजाइन हमने यानी भारत ने स्वयं इसका डिजाइन किया है। ठीक है, देखिए स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस पोत विक्रांत का डिजाइन और निर्माण भारतीय नौसेना और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इसमें 76% से ज़्यादा स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जापान के किस प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी? ठीक है, देखिए तो वो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। ठीक है, शिंजो आबे के यात्रा के दौरान देखिए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पश्चिमी जापान के नारा में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है, मतलब उस समय कर दी गई थी। ठीक है, और वह प्रधानमंत्री के रूप में भारत की आखिरी यात्रा 2017 में वे आए थे और तब वह गुजरात आए थे। तब उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, यानी कि उस समय उनके ही समय में ये कार्य हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो यही बात है यहाँ पर कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर हाल ही में भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था? देखिए जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के निधन पर, जिन्हें हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिनकी। ठीक है, ये देखिए हमने अभी भी पढ़ा कि शिंजो आबे का निधन जुलाई में 8 जुलाई को हो गया था। 67 वर्षीय आबे को पश्चिमी जापान के नारा में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके निधन पर 9 जुलाई 2022 को भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस राजनीतिक दल से हैं? देखिए दोस्तों, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटिश कांग्रेस या रिपब्लिक पार्टी। तो ये जो बोरिस जॉनसन हैं ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी। देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा, ठीक है, 7 जुलाई को की थी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति ने हाल ही में राज्यसभा के लिए कुछ सांसदों को मनोनीत किया है। इनमें शामिल हैं, देखिए PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े, B विजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा में कुछ सांसदों को, कुछ नहीं मतलब 12 सांसदों को, कुछ नहीं यहाँ फिक्स है संख्या, 12 सांसदों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर कौन कौन नॉमिनेट किए हैं तो देखिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, PT उषा को किया है, इलैया राजा को किया है, वीरेंद्र हेगड़े को भी किया है और B विजेंद्र प्रसाद को भी किया है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 और 3 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए आगे हम देख लेते हैं। देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले 12 सांसदों को मनोनीत करते हैं। इस श्रेणी में 6 जुलाई को राष्ट्रपति ने 4 सांसदों को मनोनीत किया था। ये सांसद कौन कौन है? देखिए PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और B विजेंद्र प्रसाद।
ये सांसद क्रमशः खेल, फिल्म, संगीत और समाज सेवा क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति ने हाल ही में राज्यसभा के लिए कुछ सांसदों को मनोनीत किया है। राष्ट्रपति अधिकतम कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं? तो 12 सांसदों का मनोनयन कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया अभी अभी। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, खेल और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर रहा है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ये पहले नंबर पर था। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर। इस तरह से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर का रैंकिंग याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा, यूपी और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 5 जुलाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया था। इस सूचकांक में उड़ीसा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। श्री गोयल ने दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में यह सूचकांक जारी किया था। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किन देशों को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल करने पर हाल ही में सहमति बनी है? देखिए दोस्तों, तो कौन से देश को शामिल करने पर बात बनी है? देखिए स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन। ठीक है, देखिए दोस्तों, नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करने पर सहमति बन गई है। ठीक है, तो आंसर 1 और 2 ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्वीडन और फिनलैंड को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल करने पर सहमति बन गई है। यह सहमति फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हाविस्टो और स्वीडन की विदेश मंत्री एन लिंडे की उपस्थिति में बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित नाटो मुख्यालय में बनी। ठीक है, तो स्वीडन और फिनलैंड को शामिल किया जाएगा। ठीक है, देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, MOEFCC ने हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 जारी किया था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कितना प्रतिशत वन है? देखिए 21.71% वन है। ठीक है, देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 जारी किया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः शीर्ष 3 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने 4 जुलाई 2022 को मनाया था। देखिए अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, तो देखिए 243वां, 244वां, 245वां या 246वां। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि अगर हम बात करें, देखिए अमेरिका 1776 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो अमेरिका ने यह 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, चलिए देखिए अमेरिका प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस वर्ष अमेरिका ने 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, 1776 में इसी दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र निर्माताओं ने स्वतंत्रता संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें 13 अमेरिकी उपनिवेशों के ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हो जाने की घोषणा की गई थी। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। यह प्रक्षेपण निम्न में से किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया था? देखिए दोस्तों, यह PSLV C-53 के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-53 का सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण में PSLV 53 के माध्यम से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अभीष्ट कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और यह PSLV का 55वां मिशन था। ठीक है, 53 नंबर से प्रक्षेपित किया था और 55वां मिशन था, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय मूल के सिंगापुर के टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, FATF के प्रमुख के रूप में उन्होंने किसका स्थान लिया है? देखिए दोस्तों, ये FATF के जो नए अध्यक्ष हैं ये हैं, मतलब इन्होंने जो है किसका स्थान लिया है? मार्क्स प्लियर का। ठीक है, डॉक्टर मार्क्स प्लियर, ये जर्मनी के हैं। ठीक है, देखिए भारतीय मूल के सिंगापुर के टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। FATF एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली संस्था है। ठीक है, राजा कुमार FATF के प्रमुख के रूप में जर्मनी के डॉक्टर मार्क्स प्लियर की जगह लेंगे। ठीक है, और इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करें FATF की। अगर हम बात करें तो देखिए FATF क्या है। देखिए FATF हमने बात की, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई मामलों की निगरानी करने वाली संस्था है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्यवाही दल इसको कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में। और ये कब गठित किया गया था? देखिए 1989 में इसको गठित किया गया था। ठीक है, और अगर बात करें किस इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? देखिए रोजर विल्किंस हैं, रोजर विल्किंस। ठीक है, रोजर विल्किंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 की विजेता बनी है। अब देखिए मिस इंडिया 2022 की विजेता है सिनी शेट्टी। ठीक है, सिनी शेट्टी। देखिए सिनी शेट्टी मिस इंडिया 2022 की विजेता बनी है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी को दिया गया था। सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज उनकी पूर्ववर्ती मिस इंडिया 2020 मनासा द्वारा पहनाया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देश में स्थापित सबसे बड़ी सचल तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। एनटीपीसी द्वारा परियोजना संचालित है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। यह परियोजना समुद्र में लगाई गई है। ठीक है, देखिए तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि यह देश में स्थापित सबसे बड़ी सचल तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं है, बल्कि कहाँ है? बल्कि यह है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, एनटीपीसी द्वारा परियोजना संचालित है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, ये सही है। ठीक है, यह परियोजना समुद्र में लगाई गई है, ये भी सही नहीं है। देखिए ये जलाशय में लगाई गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, चलिए देखिए भारत की सबसे बड़ी सचल तैरती सौर ऊर्जा परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना अब पूरी तरह से आरंभ हो गई है। ठीक है, एनटीपीसी द्वारा संचालित यह परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में है। ठीक है, एनटीपीसी ने जुलाई से 100 मेगावाट क्षमता के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की थी। यह एक जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है।
इस परियोजना को 40 खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड 2.5 मेगावाट बिजली बनाता है। अगला प्रश्न है UCAV क्या है, ठीक है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण भारत में किया गया था। देखिए दोस्तों, तो UCAV क्या है, देखिए UCAV एक मानव रहित लड़ाकू विमान है, अनमैन्ड है ना, अनमैन्ड मानव रहित लड़ाकू विमान है, ठीक है। देखिए भारत ने पहला मानव रहित लड़ाकू विमान, मानव रहित अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV का सफल परीक्षण 1 जुलाई को किया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रगुप्त स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा। देखिए दोस्तों, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा, मथुरा में लगाए जाने की घोषणा की है, ठीक है। देखिए देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगाया जाएगा। इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार किया जाएगा। इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए अलग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अभी अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से, है ना। तो इस पर काम किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें पवन ऊर्जा द्वारा पन बिजली तैयार किया जाना है, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। यह नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, इसमें पवन ऊर्जा द्वारा पन बिजली तैयार किया जाना, तो ये गलत है, ठीक है। देखिए पवन ऊर्जा यानी हवा के द्वारा यहाँ कोई काम नहीं होना है, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, ये सही है। यह नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत किया जा रहा है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। देखिए भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार किया जा रहा है। इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए अलग किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में यानी जुलाई में नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था। इसका मकसद देश को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है, ठीक है। किन 2 ग्रहों के बीच अधिकतर क्षुद्र ग्रह हैं। देखिए दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रहों की अगर बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रह क्या है, देखिए ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहे एक खगोलीय पिंड होते हैं। यह आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं और ये ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। मंगल और बृहस्पति, इन्हें क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए 1 जुलाई 2022 को वस्तु और सेवा कर GST को लागू होने का मनाया गया, ठीक है। देखिए 1 जुलाई 2022 को, अब देखिए GST जब लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। तो 2022 को ये 5वां GST दिवस मनाया गया था, ठीक है। 17 और 5 22, ठीक है। तो इस तरह से 5वां। अब देखिए 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर दिवस GST डे मनाया जाता है। वर्ष 2017 में इसी दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष समारोह में पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के स्थान पर GST का शुभारंभ किया गया था। इस वर्ष यानी 2022 में 5वां वस्तु और सेवा कर दिवस मनाया गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से जुलाई 2022 के, देखिए जुलाई 2022 के, ठीक है, करंट अफेयर्स को भी हमने डिस्कस किया है पार्ट 2 में, ठीक है। तो इस तरह से जुलाई 2022 के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स थे लगभग सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा हम अगस्त के करंट अफेयर्स को लेकर के जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।